वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर उसे भी देख लीजिए। तो इस पार्ट में हम जो हमारे कुछ टॉपिक बच गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक टॉपिक है खतरे के नए स्रोत। तो खतरे के नए स्रोत क्या हैं? जैसे वैश्विक निर्धनता, आतंकवाद, महामारियाँ, तो ये नए नए स्रोत उभर कर आ रहे हैं विश्व में, पूरे विश्व में। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। और भी जो टॉपिक हैं जो हमारे बच गए हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका। विश्व में अब नए खतरों का उदय हो रहा है जिनसे निपटना मुश्किल हो गया है। जैसे सबसे पहले खतरा आपके सामने देखा है वैश्विक निर्धनता। यहाँ पे पूरे विश्व की जो गरीबी है उसके बारे में बात की जा रही है। वैश्विक निर्धनता को खतरे का व्यापकतम स्रोत माना जाता है। विश्व की जनसंख्या करीब 8 अरब है। ऐसे में बेरोजगारी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि संसाधनों की कमी है। विश्व की 50% आबादी केवल 6 देशों में निवास करती है। ये देश इस प्रकार है, जैसे चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश। देखिए इस ओवरऑल इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो विश्व की जो गरीबी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जो विकासशील जो देश हैं जो कि अभी विकास की राह पर हैं, यानी विकास की जो रास्ते पे हैं, उनमें गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, तो आप जानते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा गरीबी फैल रही है। हालांकि जो हमारी जनसंख्या है वो लगभग चाइना की बराबरी है, लेकिन चाइना में इतनी गरीबी देखने को नहीं मिलती जितनी कि इंडिया में देखने को मिलती है। तो इसका कारण है शिक्षा, यानी कि लोग अगर शिक्षित नहीं है तो उस देश में गरीबी ज़्यादा ही रहेगी। तो यहाँ पे गरीबी को भी एक खतरा माना जाता है, यानी कि मनुष्यों के लिए खतरा माना ही जाता है गरीबी को। तो इसमें गरीबी की बात हुई थी। अब हम आतंकवाद के बारे में देखते हैं कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है जो जानबूझकर एवं बिना किसी वजह की आम नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। देखिए आतंकवाद एक जाना पहचाना शब्द है। आप सुनते ही हैं कि देश में इतना आतंकवाद फैल रहा है, हर जगह आतंकवाद फैल रहा है। अब तो ऑनलाइन भी आतंकवाद फैलाया जा रहा है, यानी कि जो आप साइबर क्राइम देखते हैं, जो भी आपसे लूटपाट हो जाते हैं ऑनलाइन ही, मतलब ठगी हो जाती है आपसे, तो ये भी आतंकवाद का एक स्रोत है। तो आतंकवाद का मतलब होता है कि जानबूझकर जो प्रक्रिया की जाए, यानी कि जानबूझकर अगर जनता को नुकसान पहुंचाया जाए तो वो आतंकवाद ही है। अगर आपने हाल ही की एक घटना सुनी हो तो उदयपुर में एक मतलब जो रेलवे ट्रैक था वहाँ पर एक बॉम्ब लगा दिया गया और वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया। तो ऐसे जो इनका मकसद होता है, ये आतंकवादियों का मकसद होता है जनता को नुकसान पहुंचाना। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक है। यानी कि ये किसी एक देश में आतंकवाद नहीं होता, ये पूरे विश्व में है। जो आतंकवाद है वो हर देशों में मौजूद है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो। हमारे देश में तो आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान ही यहाँ पर आतंकवादी भेजता है भारत में और वो ही आतंकवाद फैलाते हैं। आतंकवाद के उदाहरण है जैसे विमान, जो एरोप्लेन है उनका अपहरण किया जाता है, उन्हें किडनैप किया जाता है। भीड़ भरी जगहों पर बम ब्लास्ट किया जाता है। जैसे भीड़ भरी जगह होते हैं वहाँ पर आपको आए दिन खबर पढ़नी होती है कि आतंकवादियों ने यहाँ पर घुसपैठ की और यहाँ पर लोगों को खतरा पहुँचाया, नुकसान पहुँचाया, बम ब्लास्ट किया या फिर कहीं पे बम लगा दिया। तो इनका मकसद ही होता है कि नुकसान पहुँचाना है, जनता को नुकसान पहुँचाए, ये किसी का भला नहीं चाहते। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, सन 2001 के 11 दिसंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला था। तो इसे 11 दिसंबर की घटना कहते हैं। 11 दिसंबर 2001 की घटना है जब अमेरिका में एक आतंकवादियों ने, वो आतंकवादी दूसरे देश के थे और उन्होंने अमेरिका के जो एरोप्लेन्स होते थे वर्ल्ड, उनको पर हमला बोला और उन्हें एक सेंटर से टकरा दिया गया। तो भी ये भी काम आतंकवादियों का ही था। तो आतंकवाद आपको पता चल गया होगा कि आतंकवाद क्या होता है। इसकी आप सीधी सीधी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखी है इसे आप पढ़ लीजिए और इसे आप लिख सकते हैं। ये बिल्कुल एक सटीक डेफिनेशन है, और वरना आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो आपको पता होगा। एक छोटा सा टॉपिक इसमें और दे रखा है, मानव अधिकार। मानव अधिकार का मतलब है मानव के अधिकार। देखिए वैसे मानव के बहुत से अधिकार होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता है कि बहुत से जो मौलिक अधिकार होते हैं मानव के, वो भी मानव अधिकारों में शामिल होते हैं। ऐसे अधिकार जो मानव के हितों की रक्षा करते हैं मानव अधिकार कहलाते हैं। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। यानी कि बहुत से मतलब एक अगर मनुष्य को वोट देने का अधिकार भी है तो वो भी उसके मानव अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो अभी मानव अधिकार के बारे में भी इसमें आपके चैप्टर में बात की गई है। आगे हम देखते हैं महामारी। अनेक प्रकार की बीमारियों से भी पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न होता है। जैसे एड्स वगैरह जो बीमारी है, इससे भी पूरे विश्व को खतरा है। एबोला वायरस, हैंटा वायरस, ये नई नई बीमारियां आई है। जैसे कोरोना वायरस, ये भी तो नई बीमारी है। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख सकते हैं ताज़ा। तो इन बीमारियों से भी किसी मतलब पूरे विश्व को खतरा होता है। अब एक टॉपिक आ जाता है सहयोग मूलक सुरक्षा। देखिए ये क्या होता है। किसी भी एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, कोई भी शब्द आ जाए तो उसके शब्द में ही उसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करें। इसका अर्थ है सहयोग मूलक। सहयोग का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तो सहारा देता है, सहयोग करता है उसका, तो उसे ही सहयोग कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया ने अपने से जो छोटे देश है, गरीब देश है, उनको वैक्सीन दी, उनका सहयोग किया, या उनसे कोई मतलब गठबंधन कर लिया, तो वो भी सहयोग ही होता है। तो कई ऐसे खतरे होते हैं जिनसे लड़ने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं, आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है। आपसी सहयोग का मतलब है कि आपसी मदद की ज़रूरत होती है। आतंकवाद से लड़ने अथवा मानव अधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की आवश्यकता न हो, किंतु इनसे आपसी सहयोग जरूरी है। कुछ ऐसे खतरे होते हैं, जैसे अब आतंकवाद है। आतंकवाद से एक देश थोड़ी ना निपट सकता है। सभी देशों की जो राजनीति है, सभी नेताओं को बातचीत करनी चाहिए इस विषय पर कि आतंकवाद से कैसे निपटाया जाए, और जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उससे कैसे निपटा जाए। और भी ऐसे कारण हैं जिससे पूरे विश्व को कैसे बचाया जा सके, तो इन पर सहमति होनी चाहिए। और अभी आपने करंट की न्यूज़ देखी है, तो जो G20 की जो बैठक हो रही है इंडोनेशिया की बाली में, आपको पता होगी, तो उसमें इन्हीं मुद्दों को उठाया गया है कि जो पर्यावरण से मतलब पर्यावरण से जो नुकसान हो रहे हैं, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहे हैं मानवता से, वो उनको कैसे बचाया जा सके, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा की गई है, मतलब पेड़ों को कैसे बचाया जाए, और भी जो चीज़ें हैं उनको कैसे बचाया जाए, ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो इन विषयों पर चर्चा हुई है, ये आपने देखी होगी G20 बैठक। सहयोग द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय हो सकता है। यानी कि द्विपक्षीय का मतलब है किसी दो देशों का, और बहुपक्षीय का मतलब होता है बहुत सारे देशों का। विभिन्न प्रकार के संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बनाए जाते हैं। जैसे UNO बनाया गया है, WHO बनाया गया है, तो ये भी सहयोग कर सकते हैं इन समस्याओं से निपटने में। और कुछ जानी मानी हस्तियों से होती है, जैसे नेल्सन मंडेला हो गया, मदर टेरेसा हो गया, महात्मा गांधी हो गया। यहाँ पे मैंने महात्मा गांधी का एक्स्ट्रा नाम लिख दिया था, तो ये आप देख लीजिए। और भी व्यक्ति हो सकते हैं, जिस भी व्यक्ति को आप मानते हैं कि वो मतलब देश को बचाने में कोई ना कोई अपना सहयोग दे रहा है। तो ये इसी का पार्ट है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया है। अब हम देखते हैं भारत ने सुरक्षा की क्या रणनीतियाँ अपनाई है। ये इसका लास्ट टॉपिक है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्योंकि ये इंडिया के हित में क्वेश्चन है, तो ये जरूर आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत की सुरक्षा नीति के क्या घटक हैं, तो आपको किन्हीं 4 घटकों के नाम लिख सकते हैं। ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 4 तो आपको लिखने ही है। देखते हैं कि भारत ने क्या सुरक्षा रणनीति अपनाई है। भारत को पारंपरिक यानी कि सैन्य और अपारंपरिक खतरों जो कि प्रकृति से पैदा होते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। ये खतरे भारत की सीमा के अंदर भी और बाहर भी पैदा होते हैं। इन खतरों से निपटने के लिए भारत ने अपनी सुरक्षा नीति के 4 घटक अपनाए हैं। देखिए हर देश को कोई किसी चीज़ से, किसी ना किसी चीज़ से तो खतरा होता ही है। भारत को भी बहुत सी ऐसी चीज़ों से खतरा है जिससे निपटने के लिए भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में 4 घटकों को अपनाया। तो इन 4 घटकों को आप लिख लीजिए और इनको डीपली एक्सप्लेन कीजिए, खुद लिखकर इन्हें एक्सप्लेन कीजिए। पहला है अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना, यानी कि
एक जो देश है वो अपने अंदर अगर खुद मजबूत नहीं होगा तो वो दूसरे देशों से कैसे लड़ सकता है। अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अगर सैन्य क्षमता मजबूत नहीं होगी तो फिर कोई भी हमसे युद्ध कर लेगा और सारे देशों से हमें खतरा होने लगेगा। फिर तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करना, जितने भी हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल हैं उनमें हमें अपनी मजबूत भागीदारी देनी है और उनको हमें मजबूत बनाना है। और साथ ही साथ आर्थिक विकास भी करना है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमें आगे जाना है। और साथ ही साथ हमें आर्थिक विकास भी करना है, जीडीपी में भी हमें वृद्धि करनी है। तो ये सब सुरक्षा नीति के घटक हो सकते हैं। और भी आप घटक लिख सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आ रहे हों। तो ज़रूरी नहीं कि आप यही घटक लिखते हैं, लेकिन अगर आपको और कोई घटक याद नहीं आते तो आप ये घटक ज़रूर लिखिए और इनको डीपली एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि पेपर में ये ज़रूर आएगा क्वेश्चन कि भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक लीजिए, तो 4 मार्क्स आपके यहीं से पक्के हो जाते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हाँ फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।